नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक साम्राज्य की अपने नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश ने अनजाने में ही स्वतंत्रता की चिंगारी को हवा दे दी। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। 1857 का महाविद्रोह, उसे कुचल तो दिया गया था, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, भारत पर अपनी पकड़ को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि दोबारा ऐसी कोई बगावत खड़ी ही ना हो पाए। और यहीं पर कहानी में आता है एक गजब का मोड़। अंग्रेजों ने कंट्रोल के लिए जो भी कदम उठाए, वे अनजाने में एक ऐसी ताकत को जन्म दे रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो ताकत थी भारतीय राष्ट्रवाद। ये एक जबरदस्त विरोधाभास है और आज हम इसी की परतों को खोलने जा रहे हैं। 1857 का विद्रोह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने भारत में ब्रिटिश नीति को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। यहां जो बात देखने वाली है वो है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आया। 1857 से पहले अंग्रेज अक्सर सिविलाइजिंग मिशन यानी कि सभ्य बनाने की बातें करते थे, लेकिन विद्रोह के बाद यह सारा दिखावा खत्म हो गया। अब लक्ष्य बिल्कुल साफ था, भारत पर हमेशा के लिए शासन करना, और भारतीयों को मानो हमेशा के लिए अपरिपक्व घोषित कर दिया गया, जिन्हें ब्रिटिश कंट्रोल की सख्त जरूरत थी। तो इस परमानेंट रूल को हकीकत में बदलने के लिए अंग्रेजों ने आखिर किया क्या? उन्होंने कंट्रोल और दमन की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई। देखिए, ये कोई एक पॉलिसी नहीं थी, ये तो एक पूरा का पूरा सिस्टम था। राजकुमारों को बंदूक की सलामी की गिनती के लिए आपस में लड़वाया गया। वफादार जमींदारों को जनता और सरकार के बीच एक दीवार की तरह इस्तेमाल किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन सीधे लंदन से कंट्रोल होने लगा, और सबसे जरूरी बात, फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में लागू किया गया ताकि सैनिक कभी भी एक साथ मिलकर खड़े ना हो सकें। लेकिन कंट्रोल का ये नया दौर सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री नहीं था। इसकी असली नींव तो टिकी थी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर, एक ऐसी कॉन्सेप्ट जिसे शुरुआती राष्ट्रवादियों ने दुनिया के सामने रखा। तो ये धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ आखिर था क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की संपत्ति को सिस्टमैटिकली ब्रिटेन भेजने का एक तरीका था। ये ब्रिटिश अधिकारियों की भारी भरकम पेंशन के रूप में होता था, ब्रिटेन में भारत के लिए की गई मिलिट्री खरीदारी के रूप में, और रेलवे पर दिए जाने वाले गारंटीड ब्याज के रूप में होता था। ये एक ऐसा नल था जिससे भारत की दौलत लगातार ब्रिटेन की तरफ बह रही थी। और इस थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाने वाले थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ ये साबित कर दिया कि भारत की गरीबी की असली वजह ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थीं। उन्होंने बताया कि अगर ये पैसा भारत में ही रहता तो देश का औद्योगिकरण हो सकता था। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। नौरोजी के हिसाब से ये उस दौर में भारत से लूटी गई संपत्ति का एक अनुमान है। ये आंकड़ा इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की भयावहता को दिखाता है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी और आम लोगों पर टैक्स का बोझ बेतहाशा बढ़ा दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प, सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर कि कैसे दमन के लिए बनाए गए हथियारों ने ही अनजाने में आजादी के हथियार गढ़ दिए। अंग्रेजों का मकसद तो बिल्कुल साफ था, वो भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ और हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। उनकी हर पॉलिसी इसी एक मकसद को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। और ये स्लाइड कमाल के ढंग से इस विरोधाभास को दिखाती है। सोचिए, रेलवे बनाई गई थी ताकि फौज जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके और कच्चा माल बंदरगाहों तक लाया जा सके, लेकिन उसी रेलवे ने बंगाल के नेता को महाराष्ट्र के नेता से मिला दिया। अंग्रेजी भाषा इसलिए लाई गई कि एक वफादार क्लर्क क्लास तैयार हो सके, लेकिन उसी भाषा में भारतीयों ने आज़ादी, बराबरी और लोकतंत्र के विचार पढ़े। एक जैसे कानून और एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार लोगों को यह एहसास दिलाया कि वो सब एक ही शासन के अधीन हैं, और यहीं से एक राष्ट्र होने की भावना पैदा हुई। तो एकता की ये जो नई नई भावना थी ना, ये धीरे धीरे एक अस्पष्ट एहसास से निकलकर एक ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स में बदल गई। तो इस बदलाव को रफ्तार किसने दी? सबसे पहले तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसी आर्थिक आलोचना ने लोगों को एक कॉमन दुश्मन दिया। फिर सामाजिक सुधार आंदोलनों ने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मगौरव जगाया। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें दिखा दिया कि ब्रिटिश राज में वो कभी भी बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। और इन सभी विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया प्रेस ने।
और हाँ, ये आंदोलन कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ। 1870 के दशक में ये कुछ पढ़े लिखे शहरी लोगों तक ही सीमित था। फिर 1920 के दशक में गांधी जी के आने के बाद ये एक जन आंदोलन बन गया, जिसमें किसान, मजदूर और महिलाएं भी शामिल हुईं। 1930 आते आते निचली जातियों और समाजवादियों की आवाज़ें भी इसमें जुड़ गईं, जिससे ये और भी ज़्यादा समावेशी हो गया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ आंदोलन का आकार ही नहीं बदला, बल्कि उसका मकसद भी बड़ा हो गया। अब मांग सिर्फ कुछ अधिकारों की नहीं थी, बल्कि मांग थी पूरी आज़ादी की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत का अनुभव हमें दिखाता है कि कैसे एक साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ एक साझा संघर्ष ने अलग अलग तरह के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट कर दिया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के जन्म के लिए एक साझा दुश्मन का होना जरूरी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।